Yes, Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all of you? जी आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आज हमारा दूसरा सेशन है जो कि क्रैकिंग अ रिसर्च पेपर स्ट्रक्चर और रिसर्च के हवाले से है। एंड आई एम शेयरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड डॉक्टर महाम जो है ना वो कंटिन्यू करेंगी। देन थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आवाज़ ऑडिबल है सबको क्लियरली? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक हो गया जी। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था। पीपीटी शेयर हो चुकी है सबसे? हाँ जी, हाँ जी, पीपीटी शेयर्ड है। सबको विजिबल है, नज़र आ रही है स्लाइड आपको? जी आ रही है। ठीक हो गया जी। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। कल हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो कि रिसर्च के हवाले से था। बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन करी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च की टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह की रिसर्चेस की जा सकती हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि उसी की मजीद एक्सटेंशन में चल रहा है, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, पहली जो हमारी स्लाइड है, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ अबाउट रिसर्च राइटिंग अगेन। कल हमने इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन करी, तो आज ये छोटा सा उसका ओवरव्यू है, वो करते हुए चलते हैं हम। अच्छा जी, रिसर्च क्या है? ये सिस्टमैटिक एक इन्वेस्टिगेशन है ताकि एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जा सकें। क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्वियसली क्वेश्चन वही है जो आपका टाइटल है, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक हो गया? जो रिसर्च का क्वेश्चन, उसके हमने आंसर्स देने हैं अपनी रिसर्च को लिखते हुए। सो दैट इज बेसिकली नोन एज रिसर्च राइटिंग। अब इसमें रिक्वायर्स क्या होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग भी है, इसमें एनालिसिस भी है, इसमें एविडेंस बेस्ड स्टडी है कि हम पुरानी हुई हुई जो लिटरेचर रिव्यूज हैं, जो पुराने आर्टिकल्स हैं, उसको भी पढ़ते हैं और वहाँ से डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, और उसकी बेस पे कोई न्यू एलिमेंट, कोई न्यू रिसर्च का पॉइंट डेवलप करते हैं अपने नए वर्क में। इसका एम क्या है? ऑब्वियसली इसका एम यही हो सकता है कि जनरेट करना न्यू नॉलेज को, न्यू टॉपिक्स को, या जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स हैं उनको मज़ीद वैलिडेट करना, उनको मज़ीद डिस्कस करना, उनके बारे में कोई न्यू चीज़ डेवलप करना। तो ये एक रिसर्च का जी छोटा सा ओवरव्यू था कल के ही टॉपिक को लेके। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ आज का हमारा मेन कंटेंट है जी, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसर्च क्वेश्चंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च क्वेश्चंस, वी आर फोकसिंग ऑन द रिसर्च टाइटल। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो हमारा रिसर्च का टाइटल है, जो रिसर्च का क्वेश्चन है जिस पे हम काम करेंगे, जो हमारी स्टेटमेंट है, वो कैसे डिसाइड की जाती है कि मैंने कौन सा टाइटल रखना है जो पर्पस भी दे, जो कोई डायरेक्शन भी दे, जो बड़ा क्लियर हो, जो फोकस्ड हो, ठीक है, जो एड्रेस करे किसी गैप को। तो मैं कैसे रिसर्च का क्वेश्चन रखूंगी, कैसे रिसर्च का टाइटल रखूंगी। कल एक स्टूडेंट ने हमसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो आप काइंडली इसमें मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं कैसे टॉपिक रखूँ। ऐसा ही उनका सवाल था, कैसे मैं टॉपिक रखूँ अपने फील्ड के हवाले से। तो आज का लेक्चर आपको इन तमाम सवालों को इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे हम, कि भैया आप रिसर्च का जब कोई टाइटल रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं, तो किस कैटेगरीज को यूज करते हुए, आप किस फॉर्मेट को यूज करते हुए रख सकते हैं। देखिए जी, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रिसर्च का क्वेश्चन रखने के तरीकों में डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, कंपैरेटिव है, कैजुअल है। ये टाइटल मुख्तलिफ तरह के होते हैं और ये उनकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज जाइएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। हाँ, अब ये स्लाइड मेन फोकस्ड रखती है आज के टॉपिक की, एक बुनियाद है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब मैंने किसी भी रिसर्च का टाइटल रखना है, तो टाइटल्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। हर बच्चे का टाइटल दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। हम अक्सर तौर पे देखते हैं कि किसी का रिसर्च टाइटल जो है वो कंपैरिजन का है, कि वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। किसी का कोई ऐसा टाइटल है कि वो कॉज या उसके होने वाले इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। किसी का टाइटल किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी रिसर्च के टाइटल रख रहे हैं, तो वो इन चार मेन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अगर आप इन चार मेन कैटेगरीज में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं और फिर टाइटल को अपना फोकस करके रखते हैं, तो इंशाल्लाह वो एक अच्छा टाइटल, एक अच्छी रिसर्च बनती है। जैसे फॉर सपोज, आइदर रिसर्च हमारी डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? कि वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करी हो, मजीद उसको डिस्क्राइब करती हुई हो। ऐसी रिसर्चेस के यूजली फ्रेजेस या उसके एग्जाम्पल में आता है कि व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ। कल एक बच्चे ने सवाल किया जी, प्रेवलेंस क्या है?
तो प्रेवलेंस वाली जो रिसर्चेस आती हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग केसेस किसी भी डिजीज के, किसी भी कंडीशन के, किसी भी सेम पॉपुलेशन पे सेम टाइम पे डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का टाइटल आता है। आइदर आपका टाइटल एनालिटिकल भी हो सकता है जिसमें आप किसी एसोसिएशन को या रिलेशनशिप को बयान करेंगे कि व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन फॉर सपोज स्मोकिंग एंड स्लीपिंग, कि सोना आपका कैसे इफेक्ट होता है स्मोकिंग से, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्लीपिंग। जहां पे दो चीजों का आप कंपैरिजन दे रहे हैं या रिलेशनशिप बता रहे हैं, वो आता है एनालिटिकल टाइप में। इसी तरह तीसरी एक टाइप है कंपैरेटिव टाइप। वहां पे आप किसी भी चीज का डिफरेंस बता रहे हैं कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन, कोई डिफरेंस है कि नहीं है, फॉर सपोज बिटवीन कॉफी एंड टी, या बिटवीन द यूजेज ऑफ एनसेड्स और बिटवीन द यूजेज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स फॉर सपोज। तो किसी चीज का डिफरेंस बता रहे हैं। या तो फिर चौथी रिसर्च की टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कैजुअल, जिसमें है कि कॉज और इफेक्ट बताया जाएगा कि डज एक्स कॉज वाई। फॉर सपोज डज स्ट्रेस कॉज स्लीप लैक, स्लीप लैकनेस, ठीक है, कि स्ट्रेस की वजह से स्लीप जो है वो लैक होती है कि नहीं होती, या स्लीप आपका पैटर्न्स इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो जब भी आपने टाइटल कोई भी रखना है तो आपने फोकस करना है कि मैं इन चार कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइटल्स की कैटेगरीज में कोई एक पिक करूं, और वहां से मैं टाइटल रखूं कि आइदर मैं रिलेशनशिप बताऊंगा, मैं कॉज इफेक्ट बताऊंगा, या मैं डिफरेंस बताऊंगा, राइट। तो ये एक बड़ा मेन कंटेंट है आज के टॉपिक को लेके, और ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह जो बड़ी आपको हेल्प करेगी किसी भी अच्छे टॉपिक को सिलेक्ट करने में। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट है आज के टॉपिक का, हाउ टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन। अगेन हम रिसर्च क्वेश्चन यानी कि रिसर्च एक अच्छा सा टाइटल बनाने के लिए पहले हमने उसकी कैटेगरी, उसकी टाइप सेलेक्ट कर ली। फॉर सपोज मैं कहती हूँ कि जी मैं कंपैरेटिव रिसर्च रखती हूँ, दो चीज़ों का कंपैरिजन दिखाऊंगी, कोई ऐसा टाइटल रखती हूँ। तो मेरा टाइटल जो है वो ब्रॉड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कोई नैरो हो, और ऐसा हो जिसमें ऑलरेडी कोई लिटरेचर रिव्यूज हो गई हो, कोई नैरो डाउन हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करे। अच्छा, इसको यूज करने के लिए भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं। जब आप एक अच्छी अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइटल सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। एक है PICO पीको, और एक है फाइनर। ये हमारे दो ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज करते हुए आप एक अच्छी रिसर्च का टाइटल बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और मजीद पढ़ते हैं कि ये क्या फ्रेमवर्क्स हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। ओके, ये PICO पीको जो मैंने बताया कि ये भी एक रूल है, एक असेसमेंट का वे है। किसी भी टाइटल को जब आपने अच्छा सा रखना होता है तो वो कहते हैं जी आप इन चार चीज़ों को अपने टाइटल में ज़रूर इंक्लूड करें। कल मैंने जिक्र किया, ऐसा कभी टाइटल मत रखें जो बहुत ब्रॉड हो, जैसे फॉर सपोज डायबिटीज़ इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि किसको डायबिटीज़, यंग को, बच्चों को, एजिड को, पाकिस्तान में कौन सी पॉपुलेशन, आइदर जो लिटरेटिव पॉपुलेशन है आपकी, या जो अर्बन की पॉपुलेशन है, या जो सिटी साइड की पॉपुलेशन है। तो ऐसे बड़े टॉपिक्स नहीं रखने, हम इसको केटर डाउन करेंगे, हम स्कैटर्ड करेंगे एक असेसमेंट का मेथड यूज करते हुए जिसको कहा जाता है जी PICO, जिसमें वो कह रहा है कि अपने टाइटल में इस्तेमाल करने की कोशिश करें पी स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन पेशेंट, कि आप कौन सी टारगेट करेंगे पेशेंट्स को। आइदर मैं कह रही हूँ मैं एडल्ट्स पे स्टडी करूंगी, तो मेरे टॉपिक में होना चाहिए कि एडल्ट्स और कौन सी एज ग्रुप है, या वो बच्चों पे है या फिर वो एजिड में है। ठीक है, आई से है इंटरवेंशन, कि व्हाट इज अ ट्रीटमेंट या एक्सपोजर क्या होगा। मेरी कुछ ऐसी स्टेटमेंट हो, कुछ ऐसा टाइटल हो कि जिससे ये भी पता चल रहा है कि मैं किस ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, मैं किस मेडिसिन की, किस डिजीज की, किस ट्रीटमेंट को स्पेसिफिक टारगेट कर रही हूँ। सी में आता है कंपैरिजन, कि मैं अपना टाइटल कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ कंपैरिजन भी रख दूं। अगर मैं दो चीज़ों का, स्मोकिंग का स्लीप के साथ कंपैरिजन रख दूं, या डायबिटीज़ का विद द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के साथ कंपैरिजन रख दूं, तो एक अच्छा टॉपिक बन सकेगा। ओ से फाइनली है आउटकम, कि मैं अपने टाइटल में ही कुछ ऐसा आउटकम भी बता दूं कि अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो इससे आउटकम होके पेशेंट की लाइफ मजीद बेहतर होगी या मजीद ख़राब होगी। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक अगर हम इस असेसमेंट पैटर्न को यूज़ करते हुए बनाएंगे तो हमारा एक अच्छा टाइटल और टॉपिक बनेगा। ये एक असेसमेंट का रूल है PICO पीको, पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन एंड आउटकम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिएगा। अब ये उसी की एग्जांपल मजीद हमने बताई। ठीक है, पॉपुलेशन,
में अगर आप देखें तो हमने हॉस्पिटलाइज सर्जिकल पेशेंट्स ले लिए, हमने टारगेट कर लिया कि ठीक है सर्जिकल पेशेंट्स है। इंटरवेंशन में मैं कह रही हूँ अर्ली एम्बुलेशन। अर्ली एम्बुलेशन से मतलब क्या है, इट मींस कि अर्ली एम्बुलेशन मतलब मोबिलिटी, मतलब है कि अगर तो जब पेशेंट्स की सर्जरी होगी, सर्जरी होने के बाद अगर हम उनको फॉरन मूवमेंट कराएंगे, उनको चलने फिरने का कहेंगे, उनकी मोबिलिटी पे फोकस करेंगे, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, पेशेंट्स का लेंथ ऑफ स्टे कम होगा। ये मैंने PICO को यूज करते हुए एक बड़ा मजे का टाइटल बनाया कि डज अर्ली एम्बुलेशन, क्या जल्दी चलने से, मोबिलिटी से रिड्यूस होता है मेरा हॉस्पिटल का स्टे कंपेयर टू द स्टैंडर्ड केयर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। इसमें मेरे पेशेंट्स भी डिफाइंड है, पॉपुलेशन भी डिफाइंड है, इंटरवेंशन भी डिफाइंड हो गई, साथ में मेरा आउटकम लेंथ ऑफ स्टे भी डिफाइंड है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैंने एक असेसमेंट रूल को यूज़ करते हुए एक टॉपिक की टाइटल तक में आई बनाया, जिससे ये पता चल रहा है कि जी पेशेंट जिनका पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो अगर ऐसे मरीज जल्दी चलना फिरना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि वो बेड रिडन ना रहें, थोड़ी सी मोबिलिटी दिखाएं, तो उनका हॉस्पिटल का स्टे भी रिड्यूस होगा और जल्दी वो डिस्चार्ज होकर घर जा सकेंगे। तो ये एक मेथड को यूज करते हुए टाइटल निकाला गया है। यहाँ से हम आपको ये सिखाने की कोशिश करें कि अगर आप एक ऐसा असेसमेंट टाइटल यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा जो है वो क्वेश्चनर एक टाइटल रिसर्च का मिल सकेगा। इसी तरह से जी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, एक और आपको छोटा सा रूल दिखाते हैं अच्छा टाइटल सिलेक्ट करने का। हाँ हाँ हाँ, बोले। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। अच्छा, दूसरा मेरे पास मेथड, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था कि एक पीको है, PICO का मेथड है एक अच्छा टाइटल रिसर्च का रखने का। दूसरा मेरे पास एक मेथड है फाइनर का। फाइनर से क्या पता चलता है जी, F स्टैंड्स फॉर द फिजिबिलिटी, कि मुझे ये पता चला है कि क्या ना डन विद द अवेलेबल टाइम सैंपल रिसोर्सेज। मेरा जो टॉपिक है वो फिजिबल भी है, उसका कोई सैंपल, कोई रिसोर्सेज, कोई लिटरेचर रिव्यू कुछ गूगल पे प्रेजेंट भी है, कि पता चले वो फिजिबल ही नहीं है। I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्टिंग, वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे अपने फोकस के लिए और मेरी ऑडियंस के लिए। नोवेल स्टैंड्स फॉर कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो कोई न्यू किस्म की नॉलेज देता हो। एथिकल स्टैंड्स फॉर कि वो एथिकल हो, वो अप्रूवल रखता हो, ऐसा ना हो कि उसको करने में मुझे एथिकल या लॉ की कोई प्रॉब्लम्स आने लगे, कोई ऐसा मैं टाइटल ना ले लूँ। और वो रेलेवेंट होना चाहिए किसी क्लिनिकल प्रैक्टिस से, पॉलिसी से या साइंस को रिलेट करते हुए। अगेन ये सेकंड एग्जांपल थी जो हाँ हमने बोले। आपको एक असेसमेंट टूल की दी, जिसको यूज करते हुए आप एक अच्छा टाइटल, एक अच्छा टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जब कल को आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना होगा, अगर आप इन मेथड्स को यूज करते हुए करेंगे तो एक अच्छा टॉपिक बनेगा। आगे हमने एक इसकी भी हाँ एग्जांपल हाँ हाँ। आपकी आसानी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ठीक है, अब फाइनर के मेथड को यूज करते हुए जहां फिजिबिलिटी था, इंटरेस्टिंग था, नोवल, एथिकल, रेलेवेंट, मैंने एक टॉपिक बनाया, एक टाइटल बनाया, जिससे पता चला डज अर्ली एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस द मोर्टालिटी इन सेप्सिस पेशेंट्स। कि अगर अर्ली एंटीबायोटिक की एडमिनिस्ट्रेशन दी जाएगी, पेशेंट्स को एंटीबायोटिक लगाई जाएगी, तो क्या इससे जो सेप्सिस पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स जिनको कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उनकी मोर्टालिटी, उनका डिजीज और उनका जो डेथ रेट है वो कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये उस मेथड को यूज करते हुए ही ये इंट्रोडक्शन और ये टाइटल वहां से निकाला गया है। अब देखें ये टॉपिक फिजिबल भी है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स इसमें भी अवेलेबल, मैं वहां से डाटा ले लूंगी। इंटरेस्टिंग है ऑब्वियसली, यस है, क्लिनिशियंस के पॉइंट से है, पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट से इंटरेस्टिंग है, नोवल है क्योंकि वो एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं लोकल डाटा को, तो पार्शली नोवल भी है, एथिकल भी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, और ये रेलेवेंट भी है। तो ये दो ऐसे मेथड्स हैं, पीको का और दूसरा मेथड फाइनर का है, जिसको यूज करते हुए एक अच्छा रिसर्च टॉपिक निकाला जा सकता है। ठीक हो गया जी, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। इंशाल्लाह कुछ जब सवाल लेंगे तो मजीद हम इसमें इजाफा होता जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक हो गया, अब हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि एक गुड क्वेश्चन, रिसर्च का जो क्वेश्चन होता है, रिसर्च का जो टाइटल होता है, वो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रखेगा, वो स्पेसिफिक होगा, वो क्लियरली डिफाइंड होगा, वो ऐड वैल्यू करेगा, वो फिजिबल टू आंसर होगा और एथिकली भी एक्सेप्टेबल होगा। और एक अच्छा टाइटल निकालने के लिए हमने आपको दो पैटर्न्स बताए, दो असेसमेंट टूल्स भी बता दिए कि उनको यूज़ करते हुए आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करें, अपने एरिया को डिफाइन करें, अपने डिजीज़ को डिफाइन करें, आइदर उसको कंपैरेटिव बनाएं और उसको यूज़ करते हुए क्या आउटकम्स आएंगे। तो इस तरीके से आप एक अच्छा टॉपिक निकाल सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं।
अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च पेपर। आपका अगला कंपोनेंट आज की टॉपिक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आपने एक रिसर्च पेपर लिखना है तो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या चीजें, कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं। देखें जी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जो भी रिसर्च पेपर लिखना हो, आइदर वो क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव है, कल जैसे हमने जिक्र किया, वो कंपैरेटिव है, वो रेट्रोस्पेक्टिव है, वो प्रोस्पेक्टिव है, आप करंट स्टडी कर रहे हो, आप प्रीवियस हुई हुई लिटरेचर्स पे कर रहे हो, जो कंटेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर है रिसर्च पेपर लिखने का, वो सिमिलर और सेम रहता है हमेशा। सबसे पहले आता है जी एब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है इंट्रोडक्शन, देन वी कम टू द मेथड्स, फाइनली रिजल्ट्स, देन डिस्कशंस, कंक्लूजन्स और सबसे लास्ट में रेफरेंस। एक एक करके इसको पढ़ते हुए चलते हैं, जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे सो दैट लास्टली फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी ले सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जी। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। पहली हेडिंग जैसे हमारी एब्स्ट्रैक्ट की है, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने टॉपिक ले लिया। टॉपिक मैंने वो लिया, डज अर्ली एम्बुलेशन रिड्यूस द हॉस्पिटल स्टे कंपेयर टू द स्टैंडर्ड केयर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। ये मेरा टॉपिक है और इसको यूज करते हुए ही अब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, हम मेथोडोलॉजी बनाएंगे, तमाम चीजें। ये टॉपिक मैंने कैसे निकाला था, ये मैंने PICO पॉपुलेशन भी इसमें डिफाइंड की, मैंने इंटरवेंशंस डिफाइंड करी। और इससे क्या पता चल रहा है, मेन इसका मुद्दा ये है कि जी अगर पेशेंट्स अर्ली एम्बुलेशन होंगे, जल्दी आप उनको चलने फिरने का कहेंगे उनका ऑपरेशन होने के बाद, तो पेशेंट्स का हॉस्पिटल स्टे कम होगा। ऑब्वियसली वो बेड रिडन नहीं होगा, वो जल्दी चलेगा, वो जल्दी एक्टिव होगा, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे हॉस्पिटल का खर्चा भी मरीज का कम होगा, हॉस्पिटल का प्रेशर भी कम होगा, और अर्ली एम्बुलेशन से, अर्ली मोबिलिटी से, अर्ली चलने से रिड्यूस होगा पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे। ये मेरा एक टॉपिक है जो डिफाइंड है। मेरा सब तमाम चीजें इसमें, मेरे सैंपल साइज भी इसमें डिफाइंड है कि मैं कौन से पेशेंट्स ले रही हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव जिनका ऑपरेशन हुआ होगा, जो सर्जरी के मरीज हैं, हॉस्पिटल डिफाइन कर रही हूँ। फिर अर्ली एम्बुलेशन मेरा मेन इंटरवेंशन है और उससे होने वाला कंपैरेटिव स्टडी है कि कंपैरिजन देखूंगी कि ऐसे मरीज जो बेड रिडन रहते हैं या जो जल्दी नहीं चलते, तो उनसे कंपैरेटिव टू द पेशेंट जिनको हम जल्दी, नर्सेज या स्टाफ जिनकी प्रैक्टिस करवाता है, उनको फोकस करवाते हैं कि जी आप चलें, थोड़ी सी मूवमेंट शुरू करें, तो उनका क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक हो जिसमें से 5-6 मल्टीपल आउटकम्स निकल रहे हो, सो दैट लिखने में भी आपके लिए आसानी हो और मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। ये एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके क्या कंटेंट्स हैं, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि कब जब भी आपने एक रिसर्च पेपर लिखना है तो उसके मेन मेन क्या कंटेंट्स हैं, इसको गो थ्रू करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है एक निचोड़ है। पूरी स्टडी जो आपने करी, पूरा जो रिसर्च पेपर आपने किया, उसका जो मेन मेन निचोड़ है 200 से 300 लफ्जों में, वो होता है जी एब्स्ट्रैक्ट। ये छोटा सा होता है, 1 से 2 पेजेस में या 1.5 पेज पे आता है, जिसमें मैं पूरा कुछ बता दूंगी कि मेरी बैकग्राउंड क्या थी, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा मेथोडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई, कौन से रिजल्ट्स और कौन सी कंक्लूजन आई। सो एब्स्ट्रैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर, क्योंकि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखा है, दैट मीन्स आपकी रिसर्च भी अच्छी होगी। एब्स्ट्रैक्ट अच्छा है तो आपकी रिसर्च पब्लिश भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक निचोड़ है एक पूरी स्टडी का, और इसमें जो है वो रेफरेंसेस नहीं आते, इसमें जस्ट हम सिंपल लिखते हैं और अपनी पूरी स्टडी को कंप्राइज करते हुए 1 से 2 1.5 पेजेस की एक स्टडी दे देते हैं कि जी हमने क्या क्या किया। अब हमने एग्जांपल भी दी हुई है, अर्ली एम्बुलेशन का टॉपिक ही हमने उठाया हुआ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि वो एक पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी का स्टेज है। ये स्टडी किस चीज पे एम करती है, इफेक्ट्स को देखने के लिए कि अर्ली एम्बुलेशन से पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल स्टे है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स का, वो कम होगा, वो ज्यादा होगा। वो 24 आवर्स तक उनका शॉर्ट स्टे हमने देखा कि वो कम हो गया है, यानी कि 24 घंटों तक पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज होने लगे। इसलिए हम इसको इनकरेज करते हैं इस प्रैक्टिस को। तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी टच किया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, मेथडोलॉजी बता दिया आपने कि कौन से पॉपुलेशन पे आपने स्टडी की, साथ साथ कंक्लूजन। तो इस तरीके से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है और उसके कंपोनेंट्स आपके साथ हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि ये तमाम चीजें कवर करनी है आपने। ठीक है, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। आगे हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर चैप्टर है, और जब आपने रिसर्च पेपर लिखना है तो इंट्रोडक्शन में उसका कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। जब थीसिस लिख रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन की जो है वो चैप्टर एक प्रॉपर ज्यादा है, उसमें 10 से 15 पेजेस जाते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर क्योंकि एक छोटा पेपर होता है थीसिस की निस्बत, तो उसमें ये 3 से 4 पेजेस पे जाता है। डिपेंड्स क्या आपका एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है।
इंट्रोडक्शन लिखते हुए तमाम चीजों जिन पे फोकस करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देनी है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? हम गूगल पे जाके, गूगल स्कॉलर पे जाके डिफरेंट जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स हुई हुई हैं, जो उस पे स्टडीज हुई हुई हैं, जैसे मेरा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव केयर का, तो मैं पोस्ट ऑपरेटिव वाली स्टडीज उठाऊंगी जो डिफरेंट स्टडीज हुई हुई हैं। फिर ऐसी स्टडीज हुई हुई है जहाँ पे कोई भी मोबिलिटी के हिसाब से जिक्र किया हुआ है कि जल्दी पेशेंट का शॉर्ट स्टे कैसे हो सकता है कि वो जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। तो मैं ऐसी स्टडीज उठाऊंगी। वहां से हम देखेंगे कि कोई नॉलेज का गैप आ रहा है क्या, इसमें कोई गैप आइडेंटिफाई करेंगे जिस पे मैं अपनी स्टडी दूंगी। जैसे फॉर सपोज एक इंट्रोडक्शन की इसमें लाइंस हमने कुछ लिखी हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कि अगर पेशेंट्स को नहीं जल्दी मोबिलिटी करवाई जाएगी, उनको चलने फिरने का कहा जाएगा, तो इससे जो है वो इनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, निमोनिया की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बेड रिडन रहेंगे तो उनके बेड रैशेस वगैरह उनको हो सकते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस वजह से इसको रिकमेंड किया जाता है कि अर्ली एम्बुलेशन करवाई जाए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में, ताकि जल्दी रिकवरी हो सके और उनका हॉस्पिटल का स्टे, मरीज का एक अस्पताल में स्टे कम से कम हो, वो जल्दी ठीक हो, सेहतयाब हो और अपने घर जाए। जितनी जल्दी वो चलेगा, वो मूव करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है और ये लिटरेचर रिव्यू से जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई है वहां से ही ये निकाला जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट कंटेंट जो एक रिसर्च पेपर का होता है इंट्रोडक्शन के बाद, आगे कीजिएगा। वो है मेथड्स। देखिए, मेथड्स के जो मेन मेन कंटेंट्स हैं वो है स्टडी डिजाइन, कि मेरी स्टडी का डिजाइन क्या है। अब आप एग्जांपल में पढ़ें जी, मेरी स्टडी का डिजाइन है कंपैरेटिव स्टडी। कल मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताए थे कि स्टडी डिजाइन तरह तरह के हैं, कि हम कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, प्रोस्पेक्टिव करते हैं। ये डिफरेंट स्टडी डिजाइंस हैं। कल हम क्यों इसका इतना जिक्र कर रहे थे? क्योंकि मेथड्स के जब हम टॉपिक में आते हैं, जब इस चैप्टर में आते हैं, इस कंटेंट में, तो इधर हमने मेंशन करना होता है कि मेरी स्टडी किस तरह की है, उसका स्टडी डिजाइन क्या है। मेरी स्टडी इधर कंपैरेटिव स्टडी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंपैरिजन कर रही थी। मैंने अपने टाइटल में ये कहा था कि मैं ऐसे दो तरह के मरीजों में कंपैरिजन करूंगी, कि वो पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने जल्दी चलने फिरने को कहा उनके ऑपरेशन के बाद, कि वो जल्दी चलें फिरे और उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो, वो जल्दी डिस्चार्ज हो, उनका कंपैरिजन विद दोज पेशेंट जो जल्दी मोबिलिटी पे फोकस नहीं करते, उस तरह से नहीं अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखते, नहीं चलते, तो वो अस्पताल में ज़्यादा स्टे करते हैं और उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मेरी कंपैरेटिव स्टडी है। तो स्टडी का डिज़ाइन सबसे पहले आपने अपने मैथड्स के चैप्टर में बताना है कि मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या मैं प्रीवियस हुई हुई रिसर्चेस की स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है सेटिंग एंड ड्यूरेशन। ये भी हमने बड़ी कल डिटेल में डिस्कशन करी कि मेथड्स के चैप्टर में आपने ये बताना है कि किस सेटिंग में ये आपकी स्टडी हो रही है। मैं कह रही हूँ ये एक हॉस्पिटल सेटिंग में हो रही है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हो रही है। अब आपने बताना है कि इधर आप किसी क्लिनिक में स्टडी कर रहे हैं, इधर आप किसी लैब में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ के जाके जो है वो स्टूडेंट्स ले रहे हैं किसी कॉलेज के, या फिर किसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स ले रहे हैं, तो आपकी सेटिंग डिफाइंड हो कि कहाँ से आप डाटा गैदर कर रहे हैं, किस जगह से। देन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरेशन। कल हमने जिक्र किया कि 3 महीने की स्टडी है, ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स की स्टडी है, तो मैं कह रही हूँ जी मैं टर्शरी केयर में करूँगी 6 माह तक करूँगी और एक कंपैरेटिव स्टडी करूँगी। उसके बाद मेथड्स के चैप्टर में आता है सैंपल साइज। सैंपल साइज में क्या होता है कि मैं बताऊंगी कि मैं कितने पेशेंट्स लूंगी, या कितने कस्टमर्स, या कितने लोगों से क्वेश्चनर फिल करवाऊंगी, या फिर मैं ऑब्जर्वेशंस लूंगी या सर्वेज लूंगी। सैंपल साइज भी कल बड़ी डिटेल में डिस्कशन हमने करी कि ये कहाँ से निकलेगा, प्रेवलेंस से निकलता है। प्रेवलेंस क्या है कि वो जो डिजीज मैंने लिया है, या जो ट्रीटमेंट लिया है, या जिस प्रॉब्लम पे मेरा जो टाइटल है, उसकी परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस या उसकी परसेंटेज ऑफ प्रेवलेंस कितनी है, जो WHO की वेबसाइट से निकलता है। अब जैसे इधर मैंने देखा तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स का कितना मेरे पास सैंपल साइज निकलता है, वहां से हमने आइडिया लिया कि हमें 120 पेशेंट्स पे स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, हर किसी की प्रेवलेंस डिजीज की डिफरेंट निकलती है, इसलिए किसी का सैंपल साइज 50 होता है, किसी का 500 होता है। डायबिटीज बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को होता है, उसकी प्रेवलेंस भी ज़्यादा है, तो उसकी 500 तक भी पेशेंट नंबर निकलता है। कुछ एकेडमिक स्कूल्स या टीचर्स अपने बच्चों को कहते हैं कि आपका सैंपल साइज बहुत ज़्यादा है, 500 आ रहा है, तो आप उसको वे ऑफ करके, उसको फिल्टर करके आप 120 ले लो या
या 200 पे स्टडी कर लो, ठीक है, ऐसे भी आप समटाइम्स कर सकते हैं। सो हमने 120 पेशेंट्स का सैंपल साइज लिया एंड फाइनली द डाटा कलेक्शन, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं डाटा को कलेक्ट कैसे करूंगी, कि आइदर मैं कोई सर्वेस करवाऊंगी, इंटरव्यूज करूंगी, या तो फिर मैं कोई क्वेश्चन बनाऊंगी। तो डाटा कलेक्शन का क्या वे है? तो मेथड्स का चैप्टर एक एक्सटेंसिव चैप्टर होता है। अगर रिसर्च पेपर भी कोई लिखना है तो इसमें ये तमाम चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। आपने बताना है जी स्टडी डिज़ाइन क्या है, सेटिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सैंपल साइज क्या है और डाटा कलेक्शन का तरीका क्या है। ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में आ जाती हैं। एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो बाद में आप आराम से बैठ के गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा। इसके बाद की रिजल्ट्स, फाइनली दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर इज रिजल्ट्स। देखें जी, आपने काम बहुत अच्छा किया, बड़े अच्छे आपने रिजल्ट्स लिए, आपने क्वेश्चन अच्छा मज़े का बनाए, इंटरव्यूज़ लिए, आपने पॉपुलेशन अच्छी ली, लेकिन आप इंटरप्रेट सही से नहीं कर सके। आपने अपने रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं दिए या टेबल्स और फिगर्स की शक्ल में नहीं दिए, तो फिर वो जो रिसर्च पेपर होता है, जो उसकी वैलिडिटी होती है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो हमेशा हमेशा जब भी रिजल्ट्स का चैप्टर करना है, कंटेंट करना है, तो टेबल्स में करना है, फिगर्स में करना है और एसपीएसएस को यूज करते हुए करना है। एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम अपने डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर मैंने 600 लोगों से यस और नो लिखवाया है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि मैं 600 लोगों का फिजिकल उसके रिजल्ट्स निकालूं। तो मैं वहाँ पे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में जाके मैं अपने क्वेश्चंस डालूंगी, मैं उसकी नंबरिंग करके यस और नो डालूंगी, सो दैट आई कम टू द टेबल्स एंड फिगर्स वो मुझे दे देगा, जिसकी बेस में मैं ग्राफिकल डाटा प्रेजेंट करते हुए बताऊंगी कि इतने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हमारे इंप्रूव हुए, इतने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में फर्क नहीं नजर आया, ठीक है। सो रिजल्ट चैप्टर शुड ऑलवेज कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ द टेबल्स और द फिगर्स और द स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल आउटकम्स, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल एक पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बड़े मजे की है, उसमें वो कह रहे हैं जी, जिन पेशेंट्स को हमने अर्ली मूव करने को कहा, चलने फिरने को कहा, उनका जो हॉस्पिटल का मीन स्टे हुआ वो 4 दिन या +- 1 डे, यानी कि ओवरऑल 4 डेज या 5 डेज तक गया, ठीक है, या 3 डेज तक गया, कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जिनको डिलेड एम्बुलेशन हुई, जिन्होंने चलना फिरना या मोबिलिटी उतनी नहीं करी, फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं करी अपने पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद, उनका 6 से +- 1 तक गया। तो दिस इज द वे हाउ यू राइट द रिजल्ट्स, कि आप उसको प्लस माइनस करके और आप उसको कंपैरेटिव वे में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो टाइटल था वो कंपैरिजन था। मैंने अपने टाइटल में ही कहा कि मैं दो ऐसे पेशेंट्स, दो ऐसी पॉपुलेशन देखूंगी जिसमें कंपैरिजन होगा, तो मेरे रिजल्ट्स भी वैसे ही जाएंगे। अगर मैं क्वालिटेटिव करूंगी तो वो ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो सर्वेज होंगे, उसको लिखने का तरीका भी वैसा ही होगा रिजल्ट्स में। और अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगी, नंबर्स वाली, न्यूमेरिकल्स वाली, तो फिर अगर मेरा क्वेश्चन है रेटिंग में था, 1 2 3 में था, या फिर एवरेज पुअर की रेटिंग में था, तो उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे, ठीक हो गया। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने करी और इसमें मैंने कंपैरेटिव रिसर्च करी, तो फिर मैंने कंपैरिजन के हिसाब से तमाम फाइंडिंग्स लिखी कि जी वो मरीज जो कि जल्दी चलने फिरने लगे, उनका हॉस्पिटल स्टे कम था, वो जल्दी से एहतियाब हो गए, वो जल्दी ठीक होके चले गए क्योंकि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी रखी। और वो पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद अपने नहीं चले, बेड रिडन रहे या उन्होंने देर लगाई, तो उनका हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा हो गया, वो 6 से लेकर 7 दिन तक गया, ठीक है। तो ऐसे आप रिजल्ट्स लिखेंगे, कंपैरिजन करते हुए दिखाएंगे, सो दैट रिजल्ट्स वो एक आपके इम्प्रेसिव लुक देंगे, ठीक है। उनमें कंपैरिजन रिफ्लेक्ट होगा जो आपके टाइटल में था, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कीजिएगा। And finally, you come to the topic, you come to the content of the research paper, that is known as discussion. Discussion जैसे लफ्ज से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में या इस क्लॉज में, इस स्पेसिफिक कंटेंट में हम डिस्कशन करेंगे, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स किया जाएगा। वो फाइंडिंग्स, वो रिजल्ट जो मेरे पहले आ चुके थे, मैं उन्हीं तमाम रिजल्ट को इसमें मजीद एक्सप्लेन करूंगी एंड अगेन मैं कंपैरिजन करूंगी द प्रीवियस स्टडीज जो हो चुकी हैं उनके साथ, उनकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी और उनकी लिमिटेशंस भी बताऊंगी। नाउ हेयर इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज लिमिटेशंस, कि मैं ये बताऊंगी कि मेरी स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ऐसे कौन से मुझे मसले आए, ये रिसर्च के चैप्टर में तमाम चीज़ आएंगी। अच्छा, इधर एग्जाम्पल में डिस्कशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, कि एक तरीका बताया हुआ कि जी कैसे डिस्कशन लिखते हैं। फाइंडिंग से मुझे ये पता चला कि अर्ली एम्बुलेशन जो है वो रिड्यूस करेगा हॉस्पिटल स्टे, जितना जल्दी पेशेंट चले फिरेगा उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा।
सिमिलर रिजल्ट्स ही मैंने देखे प्रीवियस स्टडीज में, ठीक है, कि अर्ली मोबिलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करती है लंग के फंक्शंस को भी, सर्कुलेशंस को भी। लेकिन हाउएवर द स्टडी वाज लिमिटेड, लेकिन मेरी स्टडी इसलिए लिमिटेड है बाय इट्स सिंगल सेंटर डिजाइन। सिंगल सेंटर डिजाइन का मतलब क्या है? मेरी स्टडी इसलिए लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ एक अस्पताल में की गई है, ये एक टर्शरी क्लिनिक में की गई है, एक टर्शरी हॉस्पिटल में की गई है। शायद अगर ये स्टडी 10 अस्पतालों में की जाती या 10 तरह की डिफरेंट पॉपुलेशन में देखी जाती तो हो सकता है रिजल्ट्स डिफरेंट आते। तो ये मेरी लिमिटेशन हो गई। तो डिस्कशन के टॉपिक को जब भी आपने लिखना है तो उसमें आप अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, प्रीवियस हुई हुई रिसर्च से कंपैरिजन करेंगे, और साथ ही साथ में आप कोई लिमिटेशंस भी बताएंगे कि ये करते हुए मुझे कौन से मसले आए या किन प्रॉब्लम से मेरी रिसर्च जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने कोई ना कोई लिमिटेशन बतानी है। फॉर सपोज अगर आप डायबिटीज़ का टॉपिक ले लेते हैं तो उधर भी आप कोई लिमिटेशन ऐसी बताएंगे कि वो रिसर्च करते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम आई जिस वजह से मेरे रिजल्ट जो हैं वो कोई वेरिएशन शो कर रहे हैं, कि मैंने जितना सैंपल साइज लेना था मुझे उतना फॉर सपोज अगर नहीं मिला, या जिस हॉस्पिटल में मैंने सेटिंग की वो एक अस्पताल था, मैंने मल्टीपल हॉस्पिटल्स नहीं देखे, या एक तरह की पॉपुलेशन में मैंने स्टडी करी, या तो फिर मैंने नॉन स्मोकर्स में की, स्मोकर्स का ट्रेंड डिफरेंट आ रहा था। तो इस तरह से डिफरेंट लिमिटेशंस भी आपने अपनी रिसर्च की बतानी होती हैं। अब आप क्यों बता रहे हो? ताकि नए आने वाली जब रिसर्चेस की जाती हैं तो वो इसी टॉपिक से जो लिमिटेशंस आपने बताई हैं, जो गैप्स आपने छोड़े हैं, नया काम उन लिमिटेशन से स्टार्ट किया जाता है। अब कोई नया बंदा इसी टॉपिक पे रिसर्च करेगा तो वो कहाँ से शुरू करेगा? वो लिमिटेशंस में पड़ेगा कि इसने एक अस्पताल में स्टडी की थी, तो वो कहेगा मैं 3 अस्पतालों में करता हूँ, मैं 3 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स उठाता हूँ और फिर ये स्टडी करता हूँ। सो दैट स्कोप भर गया, गैप को उसने आइडेंटिफाई किया। तो इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू गिव द लिमिटेशन सो दैट गैप को हम इंट्रोड्यूस करवा सकें और गैप को नेक्स्ट स्टडीज में फिक्स किया जा सके। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। फाइनली अब हम कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। कंक्लूजन जो है वो बड़ी ही जो शॉर्ट किस्म के होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, और इधर ही जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं। जैसे मैंने एक कंक्लूजन लिखा कि अर्ली एम्बुलेशन विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, के सर्जरी के 24 घंटे बाद अगर आप पेशेंट्स को एम्बुलेशन कराएंगे, मोबिलिटी करेंगे, चलने फिरने का करेंगे, तो उनकी रिकवरी भी इंप्रूव होगी, उनका हॉस्पिटल स्टे भी शॉर्टेंड होगा, और उनकी जो है वो रूटीन केयर प्रोटोकॉल्स में भी ये इजाफा करेगा। तो ऐसे एक छोटा सा कंक्लूजन भी आप बनाते हुए अपनी रिसर्च का देते जाएंगे, जो कि एक रिसर्च पेपर का गेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जी। ओके, अब हम आ गए हैं रेफरेंसिंग पे। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरा है। ओके, सबको आवाज क्लियर है, ऑडिबल है? कोई एक आधा प्लीज बताइएगा। यस, ऑडिबल है। अच्छा जी, अब हम रेफरेंस वाले चैप्टर पे आ गए हैं। रेफरेंस के बारे में शायद आप लोग फेमिलियर भी हों, जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो रेफरेंसिंग को कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी थीसिस का, किसी भी रिसर्च पेपर में। जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो है रेफरेंस। क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ें जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि आपने बताना है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, प्रीवियस रिसर्च से उसको रिलेट करना है, बताना है। तो अब जहाँ से बात आप उठा रहे हैं या जहाँ के हवाले दे रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ का कोई रेफरेंस भी तो डालना होगा ना, वहाँ का कोई नंबर भी तो डालना होगा कि अगर एक ऑथर ने वो बात की है, 2 ऑथर ने की है, या मैंने किस रिसर्च पेपर से वो बात उठाई है। क्योंकि जब भी रिसर्च पेपर लिखा जाता है, जब भी कोई थीसिस लिखा जाता है, तो कोई भी बात, कोई भी जुमला रैंडम नहीं फेंक सकते। आपने जो रेफरेंस दिया या जो पिछली बात बोली या किसी भी स्टडी का हवाला दिया, आपने उसका रेफरेंस, उसकी साइटेशन डालनी है। ठीक है? रेफरेंसिंग के डिफरेंट वेज हैं। एपीए है, शिकागो है, वैनकोवर है। ज़्यादातर एपीए स्टाइल यूज़ होता है एकेडमिक साइटेशन की। अगर मैं बात करूँ, साइटेशन या रेफरेंस कहाँ से आता है, किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा बताते हैं। गूगल स्कॉलर पे आप जाएं, गूगल स्कॉलर पे आप लिखें फॉर सपोज डायबिटीज़ का टॉपिक लिखें, डिफरेंट मल्टीपल टॉपिक्स आ जाएंगे। वहाँ पे साइट लिखा होता है, CITE। आप साइट को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस आ जाएगा। रेफरेंस वो है, जैसे फॉर सपोज ये नीचे मैंने एक दिया हुआ है, अली M2022 अर्ली एम्बुलेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ये साइट को क्लिक करके एक रेफरेंस आ गया कि वो कह रहे हैं इस जर्नल में इस बंदे का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। ठीक हो गया?
अब जब मैं अपनी रिसर्च लिख रही हूँ तो मैं पूरा रेफरेंस तो नहीं उसमें ये उठा के लिखूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर का नाम लिखना है, साल लिखना होता है, ठीक है, ये मेथड होता है लिखने का। कि मैं जितने रिसर्चर्स हैं उसमें एक है, दो है, तीन है, उनके मैंने नाम लिखने हैं, जितने ऑथर्स हैं उसमें, ठीक हो गया। तो मेरा जो ये पूरा रेफरेंस उसने लंबा सा दिया है, अली एम 2022 की हुई है, अर्ली एम्बुलेशन पोस्ट ऑपरेटिव केयर का नाम है, जर्नल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है, आगे जर्नल का भी कोई नंबर है, आगे मजीद लिंक का नंबर है। ये सारा तो मैं अपने रिसर्च पेपर में नहीं लिखूंगी या थीसिस में नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑथर का नाम उठाना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेफरेंसिंग करनी कैसे है। रेफरेंसिंग दो तरीकों की जाती है, आइदर वो नरेटिव होती है, आइडर वो पेरेंथेटिकल होती है। आगे मैं बताती हूँ इनकी डेफिनेशंस भी वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर तो नरेटिव साइटेशन करनी है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ऑथर का नाम अगर तो हम फॉर सपोज सेंटेंस में लिख रहे हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस शुरू होने से पहले अगर मैं ऑथर का नाम लिखना चाह रही हूँ, तो ये लिखने का तरीका है स्मिथ, या कोई भी नाम हो गया, स्मिथ हो गया, पॉल हो गया, मोहम्मद हो गया, कोई भी आपने नाम लिखा, ब्रैकेट में आप अपना साल लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे फाउंड, और जो भी आपकी लाइन है वो लिखना शुरू कर देंगे, फाउंड कर देंगे, इन्वेस्टिगेटेड लिख देंगे, कम टू द कंक्लूजन कर देंगे। लेकिन स्मिथ और जो आपका साल है 2023 जो ईयर है वो ब्रैकेट्स में आएगा। ये कब यूज होगा? अगर मैं सेंटेंस की फॉर्म में लिख रही हूँ, अगर मैं जब अपना जुमला शुरू करते हुए बात लिख रही हूँ कि इस राइटर ने ये बात कही, उसका रेफरेंस उठा के लिख रही हूँ, ठीक है। और अगर तो मैं अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद में उसका रेफरेंस डालना चाह रही हूँ, तो उसमें तरीका होगा स्मिथ कॉमा 2023 एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर ये तरीका होगा कि मैं आखिर में स्मिथ कॉमा 2023 ब्रैकेट क्लोज लिखूंगी। ये आप रट लें, यही तरीका है कि नरेटिव और पैरेंथेटिकल लिखने का। किसी को इसमें कंफ्यूजन होगी तो हम इसमें कोई एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से डाटा उठाना है, जिस साइट से डाटा उठाना है, उसका रेफरेंस डालना है, उस बंदे का, उस ऑथर का। अगर तो सेंटेंस के शुरू में डालना है, नरेटिवली डालना है, सेंटेंस शुरू होते हुए डालना है, तो आप पहले ऑथर का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में साल का नाम लिखेंगे, फिर आगे बात लिखना शुरू करेंगे कि उसने ये फाउंड किया, वट एवर, या उसने स्टडी किया। लेकिन अगर पूरा जुमला लिख के एंड में डालना चाह रहे हैं तो फिर स्मिथ कॉमा 2023, फिर पूरे ब्रैकेट में ही उसका ऑथर का नाम और साल आ जाएगा। सो दिस इज थिंग समथिंग विच यू हैव टू लर्न, सो दैट आप जहां जहां जो जुमला उठा के लिखेंगे, जिस लिटरेचर रिव्यू से उठा के लिखेंगे, इस तरह से आपको आसानी रहेगी कि मैंने साइटेशन कैसे करनी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। ओके, इस स्लाइड से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर एक ऑथर है तो कैसे लिखना है, दो ऑथर्स हैं तो कैसे लिखना है। ये ऑथर्स रेफरेंस में आएंगे, राइट। अगर मैंने कोई भी रिसर्च पढ़ी और मैंने देखा कि उस रिसर्च में दो ऑथर्स हैं, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी कि मैं ब्रैकेट में लिखूंगी खान एंड अहमद एंड, यही वाला एंड आएगा, ए एंड डी वाला एंड नहीं लिखते हम, ठीक है। लिखते हुए एंड अहमद कॉमा 2021, दो ऑथर्स के लिए ऐसे। अगर तीन या तीन से ज्यादा ऑथर्स हैं तो एट ऑल आता है, ई टी एट स्पेस देके ए एल ऑल डॉट कॉमा, तीन से ज्यादा ऑथर्स हैं। हसन, पहले ऑथर का नाम लिखा जाएगा, देन स्पेस एट ऑल 2020, तीन है अगर ऑथर्स हैं या तीन से ज्यादा हो तो एट ऑल करके लिखेंगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो रहा है, WHO का हो रहा है जिक्र, NHS का जिक्र हो रहा है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जिक्र हो रहा है, वट एवर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम कॉमा एंड साल। तो ये है इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स का क्या मतलब है? इंटेक्स मीन्स टेक्स्ट लिखते हुए, लिटरेचर लिखते हुए, मेथड लिखते हुए। जब आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसके दरमियान में जब आपने हवाला देना है कि मैंने ये मटेरियल कहाँ से उठाया है, किस रेफरेंस से उठाया है, तो जिस भी साइट से आप उठाएंगे, अगर उसमें एक ऑथर, उसमें दो ऑथर है या तीन से ज़्यादा ऑथर्स हैं, तो दिस इज द मेथड टू गिव दी इन टेक्स्ट साइटेशन। अब ये साइटेशन जो है वो डिफरेंट तरीकों से की जाती है। कुछ लोग इसको मैनुअली करते हैं, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, छोटा मोटा रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप खुद भी साइटेशन कर सकते हैं। और कुछ आपके पास पे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, वो सॉफ्टवेयर्स कुछ पेड भी होते हैं, वो यूज़ करते हुए आप उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस वहाँ डालते हैं, वो खुद ही से आपको इन टेक्स्ट साइटेशन बना देते हैं। जस्ट आप कॉपी पेस्ट करके अपनी रिसर्च में उसको डालते जाते हैं, ठीक है। मगर अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप खुद साइटेशन करना सीखें।
पहले गूगल स्कॉलर पे जाएं, कोई आर्टिकल पढ़ें, वहां से रेफरेंस निकालें। जब आपने साइट पे क्लिक किया, आपको एक पूरा लंबा सा रेफरेंस आ गया, जर्नल नेम, ऑथर नेम वगैरह वगैरह, देखें जी एक ऑथर है, दो ऑथर है, तीन है, चार है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह से इंटेक्स साइटेशन करते हुए जब भी आपका जुमला एंड हो उसके आखिर में आप लिख दें, अगर एक ऑथर है तो अली कॉमा 2022 हो गया, दो हैं तो एंड आ गया यही वाले एंड के साथ, तीन या तीन से ज्यादा है तो एट ऑल आ गया। दिस इज वेरी इजी। इस तरह से रेफरेंसिंग करते हुए आप एक लिटरेचर का हवाला दें, एक रेफरेंस का हवाला दें, या 50 के हवाले दें, तो वो आपकी रेफरेंस और साइटेशन भी बिल्कुल ठीक रहेगी, ऑथेंटिक होगी, प्रीवियस स्टडीज का हवाला होगा, और आप तमाम कंटेंट्स को फुलफिल करते हुए एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन जी खत्म होती है। हमने कोशिश करी कि छोटी प्रेजेंटेशन रखें, कंटेंट्स को कवर करने की कोशिश करें, जितना मटेरियल एग्जांपल्स आपको दे सकें, सो दैट आपके लिए ये बाद में आप इसको पढ़ें एक दफ़ा एग्जांपल्स को देखें कि हमने कैसे लिखा है, ऑथर्स के नाम एक दफ़ा कि किस तरह से हम उसकी इंटेक्स साइटेशन करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो सकी होगी। इनकेस अगर आपके कोई सवाल हैं तो अब हम कोई क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चे ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, उनके कोई कंसर्न्स हैं, तो अब आप लोग वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? मैम किसी रिसर्च में हम कितने मैक्सिमम रिसर्च क्वेश्चन कितने रख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक कितने रखने चाहिए? रिसर्च क्वेश्चंस? जी जी, रिसर्च क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखिए, अपनी रिसर्च क्वेश्चन का मतलब टाइटल है, राइट? रिसर्च क्वेश्चन को हमारा मतलब यह है कि रिसर्च में सवाल क्या है, उसका टाइटल क्या है, ऐसा ही है। तो वो नहीं डिफरेंट नहीं, मैं कैटेगरीज जी। मैं रिसर्च रिसर्च के अंदर जो हम रिसर्च क्वेश्चन करते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ। यानी कि आप कोई उसका अगर क्वेश्चनर बना रहे हैं, ये पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा जी, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी रिसर्च अगेन किस टाइप की है। वो क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव है। अगर तो क्वालिटेटिव है जिसमें क्वांटिटीज का जिक्र नहीं है, तो फिर वो ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती है आपके पेशेंट्स की, कस्टमर्स की, स्टूडेंट्स की। कोई ऑब्जर्वेशंस आप ले लें, उनके इंटरव्यूज ले लें, ठीक है। और अगर तो एक क्वेश्चनर आप बना रहे हैं ना, स्ट्रक्चर्ड किस्म का क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो उसमें फिर आपने ये कोशिश करनी है कि 10 से 12 सवाल से ज़्यादा आप मत रखें, ठीक है। एंड ट्राई टू बी इट लाइक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि आप पेशेंट को या कस्टमर को राइट देते हैं कि वो जो जवाब देना चाहे वो दे सकता है, उसको इंटरप्रेट करना और रिजल्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो आप क्वेश्चनर में ऐसा लिखते हैं येस और नो, सो मोस्ट इजीएस्ट यही है कि आप उसको येस और नो में रखें, या किसी 1 2 3 4 की रेटिंग में रख लें, और 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके काफ़ी हैं। ऐसे ऑथेंटिक सवाल रखें कि जो आपकी पूरी रिसर्च को भी कवर करें और आपको वो इंटरप्रेट करने में भी आसान हो। 12 से 15 एक अच्छी रिसर्च के लिए इनफ है। थैंक्स मैडम। जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो हाइपोथेसिस होता है, ये इसका सब पार्ट होता है रिसर्च क्वेश्चन का? अक्सर पेपर्स के अंदर ना हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होते हैं जो ऑथर्स हैं या रिसर्चर हैं, इस बारे में हाइपोथेसिस? थोड़ा बता दें। तो रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके। रिसर्च हाइपोथेसिस इसका एक ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लास्ट में जब अपने रिजल्ट्स भी दे रहे होते हैं उसी हाइपोथेसिस का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने कंपैरिजन की बात बोली थी, या मैंने बोला कि स्लीप पैटर्न्स किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं फॉर स्मोकिंग से, तो ये हाइपोथेसिस है। हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है, हम हाइपोथेसिस की एक स्टेटमेंट देते हैं और लास्ट में उसी स्टेटमेंट को येस और नो करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें हाइपोथेसिस की इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो कोशिश करूंगी कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। उसमें हम दो चीज़ों के साथ कंपैरेटिव करते हुए एक नल हाइपोथेसिस बना देते हैं, और लास्ट में हम अपने उसी हाइपोथेसिस को कह रहे होते हैं कि आइदर वो करेक्ट बना, वो सिग्निफिकेंट बना, या वो हमने देखा कि उसका इंटरेक्शन आपस में नहीं बना, ठीक है। तो ये भी रिसर्च का ही पार्ट है। रिसर्च का पार्ट स्टार्ट करते हुए आप उसकी हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करते हैं। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कुछ एग्जांपल्स इसकी इंक्लूड करूंगी, सो बेहतर हो जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, हाइपोथेसिस को। जी ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आप लोगों में से कौन रिसर्च पेपर पे काम कर रहा है? रेफरेंसिंग आप लोगों को आती है? उसमें कोई है इशू आप लोगों को रेफरेंस करने में, साइटेशन करने में?
तो मैनुअल तो आती है एपीआई, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा बता दें, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करना चाहिए, या कौन सा जो फ्री सोर्स हो अच्छा, कोई। मैं चलो कल कुछ सॉफ्टवेयर्स का भी बताएंगे आपको, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स के नेम्स भी बताएंगे। और ज़्यादातर वैसे जो मेरे पास है वो पेड है। पेड का ये है कि वो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से वो पेड मिला हुआ है, उसकी जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है। लेकिन मैं कल कोशिश करूंगी आपको कुछ ऐसे भी बताऊंगी अगर जो फ्री में हमें मिल जाते हैं, या 1 से 2 टाइम की जो वर्किंग के होते हैं। वो अब आसानी ये है, अगर कोई थीसिस पे काम कर रहे हैं ना, बहुत लंबा वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए फिजिकल में एक एक साइटेशन करना ज़रा मुश्किल हो जाती है ना ऑब्वियसली। तो फिर आप उन रेफरेंसिंग को इस्तेमाल करते हुए, ऐसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। तो कल कोशिश करूंगी आपके साथ कोई ऐसे शेयर करूं, क्योंकि फिलहाल मैं जिस पे काम कर रही हूँ वो तो पेड में ही है, किसी मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हुआ है। तो कल आपके साथ कोई ऐसे भी शेयर करने की कोशिश करेंगे जिसको यूज़ करते हुए आप करें, लेकिन ऑब्वियसली वो लिमिटेड होंगे, उसके बाद वो आपसे सब्सक्रिप्शन ही मांगेगा। लेकिन मल्टीपल बताएंगे आपको 3 4, सो दैट वहाँ से आप 1 से 2 या 5 से 6 दफ़ा की प्रैक्टिस कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे आप रेफरेंसिंग कर रहे हो, वो साइटेशन दे रहा है, उसमें कितनी वेरिएशन है। तो बाकी आप लोग खुद ही फिजिकल साइटेशन करते हैं फिलहाल, ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसी तरीके से। जी, मैंने जो लास्ट रिसर्च किया उसमें वही यूज किया था, एपीआई स्टाइल मैनुअल किया उसमें। एपीएस स्टाइल यूज किया था, एग्जैक्टली। ठीक हो गया। हाँ जी, बड़ा आसान है 1 ऑथर 2 ऑथर को करते हुए। मैं तो खुद रिकमेंड करती हूँ कि इनिशियल स्टेजेस पे तो आपको खुद ही करना चाहिए। फिर जब एक दफ़ा ग्रिप हो जाती है और कोई लंबा काम आप करते हैं, तब आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 ऑथर है 2 ऑथर है तो आपने किस तरह से उसकी करनी है। और एपीआई तो बहुत ईजी साइटेशन है। जी अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने पूछना है। ये जी। जो मेथड्स के अंदर ना अक्सर मॉडल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। हम्म। क्वालिटेटिव में तो अक्सर लिटरेचर रिव्यू या सर्वेज ही होते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा जी कि जी जी। ज्यादातर जो मॉडलिंग है वो सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स से रिसर्चर्स डिराइव कर रहे होते हैं। तो ये जो सोशल साइंसेज हैं इसमें हम्म। क्या लोग यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च हो अगर, तो या सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स ये एक वाइड सोर्स है जिसमें से मॉडल उठा के लोग लगा रहे होते हैं। ज्यादातर तो मैं बताऊँ तो वैसे यही है। ज्यादातर जिस पे रिसर्चेस की हुई हैं, अगर क्वांटिटेटिव की बात करें ना, तो इसी तरीके से उन्होंने की हुई हैं। बाकी जितना भी क्वांटिटेटिव मटेरियल है, क्योंकि क्वालिटेटिव में तो देखें आप सर्वेज और ऑब्जर्वेशंस उसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, सही है। वो तो फिर रिसर्च की कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो ज़्यादातर यही पैटर्न उसमें यूज़ किया हुआ आपको मिलेगा। अगर आप सोशल साइंसेस पे करें, आपका स्पेसिफिक क्या टॉपिक है जिस पे आप काम कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रेलेवेंट है और उसमें किस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये तो वैसे मैंने एक जनरल क्वेश्चन किया था। वैसे मैंने जो पहले हम्म। रिसर्च की है वो तो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन पे की है, लेकिन अभी मैं जो रिसर्च करना चाह रहा अच्छा। हूँ स्टार्ट, वो बर्थ डिफेक्ट्स पे कर रहा हूँ, अर्ली बर्थ डिफेक्ट्स जो बच्चों में होते हैं, और कजिन अर्ली मैरिजेस में बर्थ। जो है उसका क्या रोल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो खैर अभी इसको मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आज भी ये काफ़ी हम्म। हेल्पफुल थी जो आपने खासतौर पे ये पीको वाला बताया, ये मुझे इवन के एम फिल टॉपिक मैंने को किया बनाने लेकिन में। उसके अंदर शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन ये बड़ा हेल्पफुल था। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैं हम्म। बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने हम्म। लिटरेचर व्यू में देखना है कि जो पहले रिसर्चेज हुई हुई हैं उन्होंने क्या मॉडल्स यूज़ किए हैं। उसके बाद फिर देखूंगा हम्म। कि कौन सा मॉडल जो है वो लगाना है। लेकिन आपकी क्वांटिटेटिव ही रिसर्च जाएगी मुझे लगता है। अगर क्वांटिटेटिव में ही जाएगी और रिसर्च मॉडल आपको वहां से देखना पड़ेगा मजीद प्रीवियस रिसर्चेस को देखते हुए। तो आपका क्या है इसमें, आप रेट्रोस्पेक्टिव में करेंगे, प्रोस्पेक्टिव में करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव में करेंगे जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं लिटरेचर रिव्यू को देखते हुए, और क्वांटिटेटिव रिसर्च लेंगे? इसलिए मैं ये अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में कर रहा हूँ। ये सारा अभी हम्म। थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के बाद ही अंदाजा ऐसा ही होगा है, कि एक गैप क्या दफा है पहले। गैप जो- क्या है, एग्जैक्टली गैप की भी हमने जिक्र करी, जैसे हम कुछ लिमिटेशंस का जिक्र किया, गैप का जिक्र किया। जब आप इंशाल्लाह लिटरेचर रिव्यू पढ़ते जाएंगे तो आपको वहां से गैप्स भी मिलेंगे। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि पॉपुलेशन, जैसे आपने बात करी अर्ली बर्थ डिफेक्ट्स आपने देख रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन भी डिफाइन कीजिएगा कि अगर आप मिडिल एज वेमेन को देख रहे हैं, ठीक है, और ये भी डिफाइन कर दें बेशक कि ऑलरेडी उनको कोई डिजीज या बीमारी थी, क्या वो डायबिटीज में शुगर में थी, या गेस्टेशनल डायबिटीज वाली पेशेंट्स थी जिनके बर्थ में डिफेक्ट्स आए, जिनके बच्चों में, या वो नॉर्मल थी। जितना आप नैरो टॉपिक को करते जाओगे ना, जितना नैरो, उतना आपको अच्छा डाटा मिलेगा और उतनी अच्छी रिसर्च लिखी जी, जाएगी। इसमें वन मैं सिर्फ कजन मैरिजेस में देखना चाह रहा हूँ इसको, जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में है ना, ये साउथ एशिया में अक्सर ये काफी ट्रेंड है कजन मैरिजेस का, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसका कितना रोल है वरना तो इतना बर्थ वास्ट डिफेक्ट्स के डाटा लिए। मिलता है। हम्म। अच्छा, ठीक हो गया। चले, हाँ, इंशाल्लाह आप इस पे काम करें, और होपफुली आज के लेक्चर से थोड़ा कुछ एक आधा पॉइंट से ही आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो सकेगा।
और एक अच्छा आप जो है वो काम कर सकेंगे। काइंडली प्लीज नैरेटिव एंड पेरेंथेटिकल में डिफरेंस बताएंगे काइंडली। हाँ जी बिल्कुल, आप चाहे तो मैं स्लाइड से खोल के आपको एक दफ़ा बताऊं। आप बेशक जनरली उसके बगैर भी मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंस, ताकि ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा ना अभी क्लैरिटी नहीं आई थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा जी, देखें दो तरह के तरीके हैं बेसिकली। जब हम साइटेशन करते हैं, जब हम अपने किसी भी रेफरेंस का हवाला दे रहे होते हैं लिखते हुए, जैसे फॉर सपोज मैं कहती हूँ कि डायबिटीज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, डायबिटीज जो है वो एक लीडिंग कॉज है डेथ्स का पाकिस्तान में। ये मैं एक जुमला है और ये मैंने कहीं से उठाया है। ठीक है, लेकिन एज सच नहीं उठाया मैंने, थोड़ा सा इसका प्लेजरिज्म रिमूव करके अपनी वर्डिंग में भी कर लिया। ठीक हो गया। अब ये जहां से मैंने लिया है, जिस भी ऑथर का लिया है, दो तरीके होते हैं लिखने के। या तो मैं स्टार्ट में लिख दूंगी कि टू ऑथर्स फॉर सपोज आदिल एंड हमजा, कॉमा डाल के 2023 के किस साल में उन्होंने किया, दे फाउंड दैट डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान। अगर मैं ऑथर्स का नाम स्टार्ट में डालूंगी, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में फाउंड में डालूंगी, तो वो नेरेटिव पे आ जाएगा। और पैरेंथेटिकल में ये है कि अगर फर्स्ट में कहती हूँ कि मैं लास्ट में डालूं अपने ऑथर्स का नेम, पूरा जुमला Right. लिखने के बाद आप ब्रैकेट उनके नेम्स डालना चाहें, ये बस वे है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग ऑथर्स नेम। आइदर यू Okay. वांट टू राइट इट एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो उसमें जो ब्रैकेट्स हैं और जो कॉमास हैं, जो वेज है लिखने का, जस्ट उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम ठीक स्टार्ट है, में थैंक यू लिखते सो हैं तो मच। हमने कैसे, लास्ट में लिखना है तो हमने उसको ब्रैकेट में डाल के लिखना है। ये वे है टू राइट द ऑथर्स नेम। समटाइम्स हमें ओके। मिडिल में लिखना होता है, समटाइम्स हमने एंड में लिखना होता है। ठीक, थैंक यू सो मच। वैसे मोस्टली प्रेफर कौन सा करते हैं? देखें, इट डिपेंड्स कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह की चल रही है और आप किस क्राइटेरिया पे बात करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना बच्चों को, ज़्यादातर जो हम कर रहे होते हैं और इजी वे है वो है लास्ट में लिखने का। वो ये कि पूरा जुमला लिखने के बाद आखिर में जी वो ब्रैकेट में डालते हैं, और एक ही ब्रैकेट में वो ऑथर का नाम, कॉमा और साथ में साल लिख देते हैं। ये इजी वे है। स्टार्ट में डालने का ये है कि अगर तो आपको ऐसी बात, आप हर कोई आपका लास्ट में आ रहा है आपका ऑथर का नेम, और अब आप इस तरह से बात शुरू करना चाह रहे हैं जुमला कि आपके इन ऑथर्स ने ये फाउंड किया, ये फाइंडिंग्स की, तो फिर आप उसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टार्ट में लिखना है फर्स्ट में। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छी रिसर्च बनाना चाहते हैं, इम्पैक्टफुल रिसर्च, तो उसमें मिक्स एंड मैच लिखें। उसमें कुछ सी जुमलों के आखिर में लिख दें अपने ऑथर्स के नाम, किसी जुमलों में मिड में रख दें, किसी जुमलों में स्टार्ट में रख दें। ठीक है, सो दैट वो एक पैटर्न पे रिसर्च नहीं चल रही होती, वो जरा मिक्सड एंड मैच चल रही होती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जैसे आप ओके, लिखने में आपको आसानी लगे। सही, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और है किसी का कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन आज से रेलेवेंट? बाकी कल फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ थर्ड लेक्चर होगा, उसमें बाकी कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो बच्चों के एक आधे सवाल थे, हाइपोथेसिस रेलेवेंट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसको भी टच कर लेंगे। और अगर और आपका कोई कंसर्न है तो वो भी बताएं, सो दैट हम कल के लेक्चर में उसको भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, कोई अगर आपके माइंड में चीज़ आती है बताएं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिस्कशन हो रही है आपस में, और इधर कोई हेजिटेशन नहीं है कि आप सवाल करने में घबराएं या किसी चीज़ में। ना कोई किसी को देख रहा है ना जज कर रहा है। तो जिसका जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, बस आपका इससे फ़ायदा होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आपसे, आपका इससे फ़ायदा हो, आपके आगे आने वाली ज़िंदगी में, एकेडमिक लाइफ में, इवन आगे आप इसको एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग भी करना चाहें तो आपका फ़ायदा हो। तो इसलिए कोई माइंड में क्वेश्चन आता है, बेशक बाद में आता है, आप हमें बताएं, सो दैट हम उसको भी पीपीटी का पार्ट बना सकें और सबके लिए फ़ायदा हो सके। तो आज बड़ी अच्छी क्वेश्चनिंग हुई, बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल पूछे, इंटरेस्टिंग। और बाकी जो है और मजीद कोई क्वेश्चन है तो हमें बताएं, कल रख लेंगे या भी जितना जवाब हो सका उसका कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर फिर हम कंक्लूड करते हैं, और बाकी कल से कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा। बाद में भी कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो बेशक एक ग्रुप में ड्रॉप कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लें, इंटरेक्टिव सेशन बना सकें। राइट, तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं जैसे वो कहते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो वी शुड एंड द मीटिंग आई थिंक। ठीक है जी, फिर ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद क्वेश्चंस लेंगे। कल कोशिश करेंगे, बाद में भी किसी का कोई कंसर्न हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, हम उसको पार्ट कल के लेक्चर में बनाने की कोशिश कर लेंगे, राइट? जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। ओके जी एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।